ओके आशुतोष, उसके बाद अनंत विजय। पहले से प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। अनंत विजय सतीश केसिंग और आशुतोष दोनों का जवाब दे सकते हैं। आशुतोष, आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन पॉइंट स्कोर कर गया? सतीश जी तो कह रहे हैं राहुल गांधी विपक्ष स्कोर कर गया और सरकार मोदी जी की रैंकिंग थोड़ी सी डाउन हुई है। आपको क्या लग रहा है इस समय आशुतोष, परसेप्शन क्या गया है पिछले 3-4 हफ्तों का, 2 महीने का? देखिए सतीश जी की एक बात, उनसे एक मुहावरा में ले लेता हूं। ये जो थर्मामीटर है, हाँ। उसमें उसका क्या हाल है? तो थर्मामीटर ये कह रहा है कि दरअसल सरकार का बुखार बढ़ गया है और टेम्परेचर काफी हाई है और सर पे पट्टी रखने की जरूरत है टेम्परेचर उतारने के लिए, ठंडी पट्टी, बर्फ वाली पट्टी, और घर के अंदर एसी तेज कर देने की जरूरत है। और इसकी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात यह है कि जब पार्टी, सरकार या किसी भी संगठन का नेता वो जनता के सामने आने से डरने लगे या जनता के सामने आने से बचने लगे, तब समझ लीजिए वो पार्टी भी संकट में है और सरकार भी संकट में है। क्योंकि एक परसेप्शन ये बनाया गया था पिछले 10-12 सालों में कि दरअसल ये सरकार बहुत ही पावरफुल लोगों की सरकार है, डिसाइसिव लोगों की सरकार है, निर्णायक फैसले करते हैं और कड़े से कड़े संकट का सामना करने की कोशिश करते हैं। हकीकत में यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कमजोर नेता है। कमजोर इसलिए क्यों? क्योंकि जब चीजें हवा उनके साथ बहती है तब तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टीवी कैमरे पे आते हैं, सब कुछ आके बोल जाते हैं। लेकिन जब हवा उनके विपरीत चलने लगती है तो फिर वो कैमरे के आने से बचने लगते हैं। आपको पहला उदाहरण मैं बता दूं, कोविड का। कोविड के समय में आए, थाली पिटवाया और उसके बाद गायब। और सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ा था, स्मेल द कॉफी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ऑफिसर्स की जो फाइल है उस पर जो नोटिंग्स है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। उस वक्त प्रधानमंत्री जी कहां थे? मणिपुर के समय में प्रधानमंत्री जी कहां थे? न प्रधानमंत्री ने मणिपुर के ऊपर कुछ बोला, न वहां जाके बोला। चाइना के मसले पे शुरू में कुछ बोला, उसके बाद फिर गायब। अमेरिका लगातार हमला करता रहा, ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां करता रहा, गलत टिप्पणी करता रहा, जो हम जैसे तमाम भारतीयों को कहीं ना कहीं स्वाभिमान पे चोट हो रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बातें क्यों कही जा रही। गायब, कोई नहीं बोला। और अब ये जो आंदोलन चला इसके बाद तो संसद से अगर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, अगर संसद में प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, तो इसका मतलब या तो प्रधानमंत्री जी जनता के प्रति संसद के माध्यम से जो अकाउंटेबिलिटी है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके पास कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकार का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और जो पावर कॉरिडोर में आजकल जो खुसफुसाहट चल रही है, मेरा मानना है कि पावर कॉरिडोर में जब खुसफुसाहट होती है ना तो उसकी आग कहीं ना कहीं जली होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। और आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज संघ के एक आदमी से मेरी मुलाकात हो गई और वो मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा भाई मुझसे मत पूछे, मेरे पास जानकारी बिल्कुल नहीं है, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। बोले नहीं नहीं, खुसफुसाहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैंने कहा खुसफुसाहट बढ़ रही तो आप तो सत्ता के करीब है, आपको बेहतर पता होगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो ये जब खुसफुसाहट होती है इसका मतलब बहुत गंभीर होता है। इसलिए मेरा मानना यह कि सरकार न केवल डिफेंसिव है बल्कि सरकार में एक खास तरीके का इस वक्त पैरालिसिस भी मैं देख रहा हूं। और वो पैरालिसिस आज प्रधानमंत्री जी ने हालांकि जोश में भाषण देके ये कहने की कोशिश की कि मैं अभी भी टाइगर जिंदा है, पर टाइगर कितना जिंदा है मतलब मुहावरे की बात है। मैं व्यक्तिगत और प्रधानमंत्री जी पे कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं उनका सम्मान करता हूं। अरे टिप्पणी नहीं करते, सारी टिप्पणी कर गए। मैं तो अपने सवाल तैयार करके बैठा था, आप रुके तो मैं दागूं आप पर। आप तो बिल्कुल आप तो पहले अर्बन नक्सल थे आशुतोष, अब तो दिमागी नक्सलियों की तरह बात करने लगे आप। बीजेपी वाले यही कहेंगे सारे के सारे। आशुतोष, मैंने पहली बार आपके मुंह से यह सुना है, जहां तक मेरी याददाश्त है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर नेता है। आज से पहले आपने कभी नहीं कही ये बात। आपने कहा मोदी एक कमजोर नेता है, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। ये आपका असेसमेंट 2026 में लाल किले के उनके भाषण के बाद ये बना, ये अचानक बना है? ये जो सारे आपने उदाहरण गिनाए ये आपने आज ही इकट्ठे किए? देखिए, जंतर मंतर पे जिस तरीके से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों गायब रहे, उसने मेरे इस थीसिस को बल दिया है। मैं अमूमन ऐसी बात कहने से बचता हूं, लेकिन देखिए जब 1962 में चीन की लड़ाई हुई और नेहरू जी उस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, डेस्परेट थे, परेशान थे और बहुत जिसे कहते ना कि अवसाद में थे,
उस वक्त भी जब संसद बुलाई गई तो वो पूरे समय संसद के अंदर बैठे रहे थे। 32 बार उन्होंने इंटरवीन किया और यहां तक जानकारी है कि जो उन्होंने बोला उस पर पूरी किताब छप सकती थी और उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर तीखे हमले किए थे, लेकिन वो धैर्य से संयम से सुनते रहे। युद्ध भी लड़ा जा रहा था और संसद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब भी। ये होती है लीडरशिप, स्ट्रांग लीडरशिप। जब बच्चे थे तो आपको बोलना चाहिए ना भाई, आप संसद में आके जब आप बोलते, गलत बोलते, सही बोलते, इस पक्ष में बोलते, उस पक्ष में बोलते, 2 लाइन बोलते, 3 लाइन बोलते, संसद से गायब होने की क्या पर बोलने के लिए संसद चलनी तो चाहिए ना आशुतोष। आखिरी के 2 दिनों में आपने देखा होगा अमित शाह को कैमरे पर आकर संसद के बाहर, सदन के बाहर चुनौती देनी पड़ी। आज 3 बजे से कल 3 बजे तक कर लो चर्चा, मैं जवाब देने को तैयार हूं। रांची हो गया था, उसके बाद शायद विपक्ष ने चलने नहीं दी संसद जानबूझकर कि अगर अमित शाह अब आकर बोलेंगे, चौके छक्के उड़ाएंगे, सारा नैरेटिव वो कंट्रोल कर ले जाएंगे। मानक जी, प्रधानमंत्री को कुछ मौकों पर नैरेटिव, विपक्ष, उन सब से ऊपर उठना होता है क्योंकि वो देश के नेता हैं। और ये गलत कहा जा रहा कि विपक्ष ने की वजह से संसद में नहीं आए। लीडर ऑफ द हाउस है वो, और लीडर ऑफ द हाउस को सिर्फ संसद में आके अगर बयान देना है तो न स्पीकर रोक सकते हैं न चेयरमैन रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको। ये प्रिविलेज लीडर ऑफ द हाउस को है और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, इनका अपना अलग स्टाइल है। ये अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करते हैं और मुद्दों को एड्रेस करते हैं और उसके बाद बाजी ऐसी पलटते हैं जब भी बैकफुट पर होते हैं कि सबको चौंका देते हैं। ये आपने भी कई बार कहा है कि क्या करने वाले हैं, हमको किसी को नहीं पता होता है। और इस बार प्रधानमंत्री देखिए, आप ठीक है संसद में नहीं आए, वो लाल किले से आए, जन जी को संबोधित किया, सारे मुद्दों को एड्रेस किया। हम चर्चा सुन रहे हैं कि शायद विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। हो सकता है कि सारा नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए अपने तर्कश से ऐसा तीर निकालें कि बाजी पलट जाए। आशुतोष देखिए मानक जी, आपको याद होगा कि 1.5-2 महीने पहले इसी कार्यक्रम में आपने पूछा था कल क्या होगा, तब भी मैंने कहा था कि भाई राजनीति में अगले हफ्ते क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता। हम जो आकलन कर रहे हैं वो आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी का आकलन कर रहे हैं और पिछले 12 साल में उनकी जो स्टाइल है। देखिए, स्टाइल कुछ भी हो, कुछ सार्वभौमिक मूल्य होते हैं जिनसे किसी नेता, किसी पार्टी और राजनीतिज्ञ को उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और वो ये कि जब संसद चल रही होती है तो संसदीय परंपरा ये कहती है कि लीडर ऑफ द हाउस को या उनके जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको संसद के अंदर आकर बयान देना चाहिए था। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके का वाकया जंतर मंतर पर हुआ, जिसमें पूरे देश में डिबेट हो रही है, आप कहीं भी चले जाइए, उस पर देश के प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं, उस पर देश के गृह मंत्री अनुपस्थित हैं और बहाना यह बताया जा रहा है कि संसद दरअसल विपक्ष नहीं चलने दे रहा। यह बात जो कहता है, जो मानता है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उसको संसदीय परंपरा को नए सिरे से देखने की जरूरत है। आखिरी के 2 दिनों में सरकार के ऑफर के बाद भी जो सदन नहीं चला, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। अगर मैं होता तो मैं विपक्ष का इंतजार नहीं करता, मैं 20 तारीख नहीं 21 तारीख को आता, सबसे पहले मैं बयान देता। जो भी होता, पक्ष में होता, विपक्ष में होता, गोल मटोल होता, बीच का होता, इधर का होता, मैं उसकी परवाह नहीं कर रहा हूं। बट अगर आप संसद का सम्मान करते हैं, अगर आप संसद के प्रति अकाउंटेबल हैं, तो संसद के बाहर कोई चीज अगर हो रही है तो आपको गृह मंत्री के तौर पर आपको ब्रीफ करना चाहिए। अगर गृह मंत्री ब्रीफ करने से बच रहे थे या डर रहे थे तो प्रधानमंत्री को संसद को ब्रीफ करना चाहिए। ठीक है, ओके। ये संसदीय परंपरा है। ये राहुल गांधी का वीडियो लगातार चर्चा में है आशुतोष, आपने भी देखा होगा, जहां वो संदीप दीक्षित को गले लगा रहे हैं। जरा फिर से दिखाइए, आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? सतीश जी भी कह रहे हैं कि ये वीडियो मुझे तो पसंद नहीं आया, जिस तरह से गले लगाया संदीप दीक्षित को और फिर वो मेलोनी का नाम भी आ गया। क्या किसी प्रधानमंत्री को ऐसे अटैक करने का ये तरीका सही है क्या? देखिए, गले लगाने का और ये सवाल देखिए मैं किस लिए पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, नैरेटिव ऐसा लग रहा है विपक्ष के पक्ष में जा रहा था, लेकिन इस वीडियो के बाद से वो इधर उधर हो गया। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। गले लगाने को ना मैं प्रधानमंत्री के गले लगाने पर मैं आपत्ति करता हूं, ना राहुल गांधी के गले पड़ने पर आपत्ति करता हूं, लेकिन उसके बाद का जो वार्तालाप हुआ है वो बेहद निंदनीय है, डिस्गस्टिंग है, बेहद निंदनीय है, डिस्गस्टिंग है और मैं उसको अप्रूव नहीं करता। अगर मैं होता तो संदीप दीक्षित की जगह इमीडिएटली माफी मांगता और अगर मैं राहुल गांधी की जगह होता तो संदीप दीक्षित को वहीं स्नप करता। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो ये मिसोजिनिस्टिक सेक्सिस्ट रिमार्क है, दूसरा ऐसे रिमार्क से भारत की विदेश नीति पर असर पड़ता है, भारत इटली के संबंधों पर असर पड़ता है, इसलिए मैं इसको अप्रूव नहीं करता। मैं फिर दोहरा देता हूं, ये जो संदीप दीक्षित ने कहा और जिस पर राहुल गांधी ने उसको स्नब नहीं किया, ये निंदनीय है, डिस्गस्टिंग है। ठीक है, अच्छा, पीएम के भाषण को 10 में से कितने नंबर देंगे, लाल किले वाले भाषण को?
देखिए, छात्र ने मेहनत बहुत की, खूब कापियां भर डाली उन्होंने, लेकिन पर्चा पास लीक लाख मार्क बड़ी मुश्किल से मिला। कि पर्चा लीक हो गया क्या? नहीं, पर्चा लीक नहीं हुआ। देखिए, मैं ये क्या बात कर रहा नहीं, हूं? वो पता है आज के विनोद जी समय- क्यों कह रहे हैं? विनोद जी इसलिए कह रहे हैं इस बार वो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, वो नीचे देख के पढ़ रहे थे। ये भी एक चर्चा का मुद्दा बन गया है। देखिए, नीचे देख के मानक पढ़ रहे मानक एक बात समझ लीजिए, नहीं, मैं तो पर्चा जिस लीक चीज इसलिए कर की रहा हूं। देश को जिस बात की अपेक्षा थी, जो सवाल पूछा गया था, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। एजुकेशन रिफॉर्म पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो सवाल कुछ था, एग्जाम में सवाल कुछ और आया, पेपर कुछ आया, जवाब कुछ और लिख के आया, तो भाई बड़ी मुश्किल से ही पास होगा आदमी।